और इस वक्त की बिग ब्रेकिंग आपको बताते, पश्चिम बंगाल में ओबीसी आरक्षण की समीक्षा में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पश्चिम बंगाल की ओबीसी लिस्ट में तुष्टीकरण का खेल सामने। ओबीसी की लिस्ट में 178 जातियों में 118 मुस्लिम जातियां हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने इसके जांच के आदेश दे दिए हैं। मुस्लिम आबादी की ओबीसी जाति अनुपात से ज्यादा कैसे? टीएमसी सरकार ने इसके दस्तावेज नहीं दिए हैं। हंसराज अहीर इस बात को साफ तौर पर कह रहे हैं। अब ये जानिए कि मामले पर एक्शन आखिर क्या हो रहा है। ओबीसी लिस्ट के समीक्षा के बाद राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हंसराज अहीर ने जांच के आदेश दे दिए। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की जांच के बाद खुलासे से कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या पश्चिम बंगाल की ओबीसी लिस्ट में रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की घुसपैठ हो चुकी है क्या? क्योंकि लिस्ट में कई सारे चौंकाने वाली बातें जो है वो सामने आई। इस पर रिएक्शन जो सामने आया वो जरा सुनिए। तो रिएक्शन क्या है वो आपको सुनाएंगे, लेकिन पश्चिम बंगाल की ओबीसी लिस्ट पर विवाद क्यों गरमा रहा है इसे समझ लीजिए जरा। बंगाल में ओबीसी लिस्ट में तुष्टीकरण, इसको लेकर बड़े सवाल उठ रहे हैं। दरअसल 2011 में ओबीसी लिस्ट में 108 जातियां थीं और 2023 की बात करें तो ये बढ़कर 178 जातियां हो गई हैं। अब इसमें खेल कहां हो रहा है जरा वो समझिए। 2011 में 58 मुस्लिम और 50 हिंदू जातियां थी, जबकि 2023 आते आते 118 मुस्लिम जातियां हो गई और सिर्फ 60 हिंदू जातियां। अगर आप अनुपात में देखेंगे तो 58 के मुकाबले 118 मुस्लिम जातियां कहीं ज्यादा हैं और इसी को लेकर जांच की जा रही है। सबसे बड़ा सवाल इस बात को लेकर है कि क्या जो रोहिंग्याओं को बसाने की बात पश्चिम बंगाल में सामने आती है, क्या इसको लेकर कोई खेल किया गया है क्या? बहरहाल इसको लेकर जांच की जाएगी। इधर उत्तराखंड की बात करें तो यहां अवैध मजारों के धामी सरकार इसको लेकर कदम उठा रही है। अवैध मजारों के खिलाफ धामी सरकार का एक्शन जारी है। इस पर समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उत्तराखंड सरकार को समाजवादी पार्टी के सांसद का अल्टीमेटम। अवैध मजारों पर कार्रवाई पर भड़क उठे हैं सांसद एसटी हसन। बदले में श्रीलंका जैसी बगावत होने का अल्टीमेटम दे दिया। धार्मिक स्थलों को हाथ ना लगाया जाए, पुष्कर सिंह धामी को यह चेतावनी एसटी हसन ने दी। उन्होंने कहा कि वक्त आ रहा है कि सड़कों पर जनता उतरेगी। अब आपको याद दिला दें कि पिछले साल जुलाई में श्रीलंका में गृह युद्ध के हालात थे। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया था। ऐसे में सवाल इस बात को लेकर है कि क्या एसटी हसन अवैध मजारों पर कार्रवाई रोकने के लिए कट्टरपंथियों को सीधे तौर पर उकसा रहे हैं। खबर उत्तर प्रदेश से। समाजवादी पार्टी के नेता ने लव जिहाद को सही बताने की कोशिश की है। अलीगढ़ के समाजवादी पार्टी के नेता ने जो बयान दिया वो आपको बताने जा रहे हैं। ये बयान विवादित है क्योंकि अलीगढ़ के समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कभी बंद नहीं होगा लव जिहाद। जिस लव जिहाद के खिलाफ लोगों ने मोर्चा खोल दिया उस लव जिहाद को कभी ना बंद होने की बात कही जा रही है। पहले लव जिहाद में परिवार बनते थे, जमीरुल्लाह खान ये बात कह रहे हैं। अब लव जिहाद में सरकारें बनती हैं, जमीरुल्लाह ने यह बात कही। पूर्व विधायक जमीरुल्लाह खान जिन्होंने ये बातें कही, उन्होंने बीजेपी सांसद हेमा मालिनी पर भी हमला बोला। हेमा मालिनी के जरिए बीजेपी पर तंज कसने की कोशिश जमीरुल्लाह खान की ओर से की गई। क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। 100-150 साल से हमारे सिर्फ मोहब्बत में पिक्चर बनी है, बनी नहीं बनी, किसी ने लव जिहाद नहीं कहा, लेकिन अब लव जिहाद के नाम पर सरकारें बन रही हैं। अगली खबर राजधानी दिल्ली से और यह खबर चौंका देने वाली। दिल्ली सरकार के रैन बसेरों में धर्मांतरण का सनसनीखेज मामला जो है वो सामने आया। दिल्ली के तुर्कमान गेट के रैन बसेरे में धर्मांतरण किया जा रहा है। रैन बसेरे के केयर टेकर की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। धर्मांतरण का आरोपी है मोहम्मद कलीम, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। रैन बसेरे में रहने वाले संजीव को अब्बास इसने बना दिया था। यह बेहद गंभीर आरोप है। लालच देकर कईयों के धर्मांतरण की साजिश थी। एफआईआर में इस बात का जिक्र किया गया। तुर्कमान गेट के रैन बसेरे के केयर टेकर विक्की शर्मा के साथ संदीप सागर और सुजीत कुमार नाम के युवक ने पुलिस में शिकायत दी थी। यह बताया था कि आरोपी कलीम पैसे और सरकारी नौकरी का लालच देकर उन पर भी धर्मांतरण का दबाव बना रहा था। ऐसे में वो पुलिस के पास पहुंचे और उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर शिकायत पुलिस में दर्ज करवाई। आरोपी कलीम गिरफ्तार कर लिया गया। इधर रैन बसेरे में धर्मांतरण पर भारतीय जनता पार्टी ने केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा कह रहे हैं कि रैन बसेरे में धर्मांतरण, इसके लिए दिल्ली सरकार दोषी है। गतिविधियों को केजरीवाल सरकार की शह मिल गई है। बीजेपी की ओर से आरोप है उनके मंत्री भी हिंदू धर्म विरोधी अभियान चलाते हैं। ये बड़ी बातें वीरेंद्र सचदेवा दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उनकी ओर से कही गई है। हम दिल्ली पुलिस से मांग करते हैं कि मोहम्मद कलीम के खिलाफ तो जो कार्रवाई होगी तो होगी, लेकिन मोहम्मद कलीम के पीछे के लोग कौन है इसकी भी जांच की जानी चाहिए। और हम इस तरह के हिंदू धर्मांतरण को दिल्ली में होने नहीं देंगे, हम ये चेतावनी देते हैं। इस बीच एक बड़ी ब्रेकिंग आपको बता दें। खबर उत्तर प्रदेश के बहराइच से है, जहां हिंदू धर्म के खिलाफ साजिश रची जा रही थी, उसका पर्दाफाश हो गया। धर्म परिवर्तन करवाने वाले 2 आरोपी यहां पर भी गिरफ्तार किए गए। नानपारा के घर में आयोजित की गई थी प्रार्थना सभा, जहां प्रार्थना सभा में देवताओं को गाली दी जा रही थी। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने इसको लेकर हंगामा शुरू कर दिया। ताजपुर टेडिया गांव में लोगों की घर वापसी करवाई गई। बकायदा ईसाई धर्म से वापस करवाए गए
लोग जहां हिंदू धर्म छोड़कर जो ईसाई धर्म में चले गए थे उनकी घर वापसी कराई गई। लोगों को लालच देकर ईसाई धर्म में कन्वर्ट करवाने वाले 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। आगे बढ़ते हैं, बात लंदन की करते हैं। यहां गर्मी बेहिसाब है तो प्रिंस को सलामी देने मैदान में उतरे सैनिकों का क्या हश्र हुआ आपको दिखाते हैं 30 सेकंड में ये पूरी खबर। ऊनी वर्दी और भालू के खाल की टोपी, देह पर लाल और काले रंग का ड्रेस, सूरज का बढ़ता तापमान, लेकिन अपने राजकुमार विलियम को सलामी देने के लिए ब्रिटिश सैनिकों का जमावड़ा लगा हुआ है। भीषण गर्मी के बावजूद 1400 से ज्यादा सैनिकों ने अपने राजकुमार को सलामी दी, लेकिन चिलचिलाती गर्मी को ये सैनिक बहुत ज्यादा देर तक झेल नहीं पाए और परेड ग्राउंड पर कम से कम 3 सैनिक बेहोश हो गए। बाद में ट्वीट कर प्रिंस विलियम ने इन कठिन हालात को स्वीकार किया। अब ये तस्वीर बहुत सारे सवाल खड़े करती है, लेकिन अगली तस्वीर आपको डरा देगी। ये दिल दहलाने वाला वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। दरअसल वीडियो जो है वो मिस्र के हुरघाडा बीच का है और ये जिस बीच की घटना है ये लाल सागर कहा जाता है। देखिए अब आप इस तस्वीर में देखेंगे कि एक शख्स है जो कि रूसी नागरिक है और ये लाल सागर में तैर रहा होता है और अचानक वहां पर शार्क पहुंच जाती है। जरा सोचिए हालत क्या हो गई होगी। एक शख्स जो बड़ी मस्ती में तैर रहा है वहां पर, हो सकता है कि गर्मी को दूर करने की कोशिश कर रहा हो ये शख्स, लेकिन जब ये तैर रहा होता है वहां पर शार्क पहुंच जाती है। अब शार्क की तैरने की क्षमता जो होती है वो इंसान के मुकाबले कहीं ज्यादा होती है। अब लोग जब उस शार्क को देख रहे थे तो चिल्लाने लग जाते हैं, लेकिन तैरते शख्स को बचने की कोई तरकीब नहीं सूझी और आखिरकार तैरते शख्स को शार्क ने निगल लिया। इस दौरान मौके पर मौजूद लोग इसका वीडियो बनाते रहे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो इस शख्स को बचाने के लिए पानी में उतर पाए। अब आगे बढ़ते हैं और 1 मिनट में दिखाते हैं आपको दुनिया की फ्रेश खबरें। रूस यूक्रेन में जारी जंग के बीच कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे। ट्रूडो ने यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से मुलाकात की। इससे पहले ट्रूडो ने युद्ध में मारे गए यूक्रेनी सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। यूक्रेन को $400 मिलियन की नए सैन्य सहायता देने का ऐलान किया। रूस यूक्रेन महायुद्ध में भारी तबाही के बीच दोनों देशों की तरफ से हमले तेज हैं। सामने आई तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि इमारत खाक हो चुकी है। इमारत रूसी सैनिकों का निप्रो समूह का मुख्यालय है जो कि हमलों की आग में धधक रही है। यूक्रेनी सेना की तरफ से मिसाइल अटैक में मुख्यालय को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। हमले के बाद कीव से बयान जारी कर हमले की जिम्मेदारी बाकायदा ले ली गई। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु में एक रेस्टोरेंट में इस्लामी संगठन अल शबाब के आतंकियों के हमले में 27 लोगों की मौत हो गई। 3 सुरक्षा बल भी आतंकी हमले में शहीद हो गए। 53 लोग इस हमले में घायल हुए। सोमालिया पुलिस ने 6 घंटे तक ऑपरेशन चलाकर 84 लोगों को सुरक्षित छुड़ाया और आतंकियों को ढेर कर दिया। फिलीपींस के पूर्वोत्तर अल्बे प्रांत में मायोन ज्वालामुखी में जबरदस्त हलचल की आशंका के बीच आसपास के इलाकों से 6000 से ज्यादा स्थानीय लोगों को हटा दिया गया। मायोन ज्वालामुखी के 6 किलोमीटर के दायरे के ग्रामीण कस्बों को खाली करवाया गया है। अधिकारियों के मुताबिक आने वाले तूफान और मौसम में बदलाव के चलते मायोन ज्वालामुखी की हलचल बढ़ गई है, जो कि आसपास के लोगों के लिए एक बड़ा खतरा है। और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के चेन्नई दौरे की। वो कल रात चेन्नई पहुंच गए। इसको लेकर अब आपको एक जानकारी देते हैं। चेन्नई एयरपोर्ट के बाहर बिजली गुल होने पर हंगामा शुरू हो गया। गृह मंत्री अमित शाह का दौरा, लेकिन बिजली गुल हो गई। अमित शाह का काफिला निकलने से पहले बिजली गुल हो गई। गेट के बाहर दोनों तरफ की स्ट्रीट लाइट से अचानक बंद हो गई थी। एयरपोर्ट से अंधेरे में गुजर रहा था अमित शाह का काफिला। इसको लेकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने हंगामा भी शुरू कर दिया। गेट के बाहर दोनों तरफ कैसे लाइट जो थी वो बंद हो गई, अंधेरे से कैसे काफिला गुजरा है अब यही तस्वीरें आप देखिए। सुरक्षा के लिहाज से देखें तो ये बहुत अहम घटनाक्रम है। इसको लेकर अब किस तरह से आगे डेवलपमेंट सामने आते देखने वाली बात है। अगर आप सुन पाए, देखिए किस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने वहां पर पहले तो स्वागत किया गृह मंत्री अमित शाह का, लेकिन जब लाइट्स गुल हो गई तो फिर उसके बाद उन्होंने हंगामा भी शुरू कर दिया। तो गृह मंत्री अमित शाह के चेन्नई दौरे में अचानक बिजली गुल होने को बीजेपी सुरक्षा में गहरी चूक बता रही है। अब आपको विजुअल्स दिखाने की कोशिश करते हैं। विजुअल्स में आप देख पाएंगे कि कैसे वहां पर बिजली गुल हो गई थी, लेकिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने मांग कर दी है कि मोदी सरकार ने पिछले 9 सालों में तमिलनाडु के लिए जिन स्पेशल योजनाओं को हरी झंडी दिखाई, अमित शाह उसकी लिस्ट जारी करें। अब आपको ये बता दें कि अमित शाह आज वेल्लोर में चुनावी सभा को संबोधित करने वाले हैं। उनके दौरे को तमिलनाडु में बीजेपी की 2024 की चुनाव की तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन जो मांग कर रहे हैं एम के स्टालिन, उस मांग पर कितना ध्यान देती है बीजेपी, ये देखने वाली बात है। इधर एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आज से G20 की वाराणसी में बैठक है। विदेशी मेहमानों के स्वागत में शहर तैयार है। 30 सेकंड में पूरी खबर आप देखिए। काशी तैयार है, नया कलेवर, नया अवतार, दुल्हन की तरह सज गया है पूरा शहर। G20 सम्मेलन के लिए शहर का कोना कोना सजाया गया है।
विदेशी मेहमानों के शाही स्वागत की तैयारियां पूरी हैं। एयरपोर्ट से लेकर गंगा के तट तक भारतीय संस्कृति और कला रंग बिखेर रहा है। आज से 13 जून तक G20 की ये बैठकें हैं। 3 दिन तक चलने वाली इस बैठक में 20 देशों के विकास मंत्री शामिल हो रहे हैं। और आज से वाराणसी में शुरू होने जा रही G20 की बैठक को लेकर खास खबर आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। वाराणसी की G20 बैठक में जुड़ेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। उद्घाटन में प्रधानमंत्री मोदी का विशेष डिजिटल संबोधन भी होना है। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री एस जयशंकर करेंगे। बैठक में 200 से ज्यादा प्रतिनिधि शामिल होने जा रहे हैं। वर्ल्ड सप्लाई चेन, जलवायु, ऊर्जा, खाद्य संकट, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। लेकिन वाराणसी की तस्वीरें बेहद छटा बिखेरने वाली हैं। ये वाराणसी शहर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जो पूरी तरह से दुल्हन की तरह सजकर तैयार है अपने विदेशी मेहमानों के स्वागत के लिए। अब पिछले कुछ दिनों में पीएम नरेंद्र मोदी ने दुनिया भर में भारत की ताकत का डंका बजाया। सुपर पावर अमेरिका भी मोदी और भारत का कायल है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका ने राजकीय यात्रा के लिए आमंत्रित किया। तो ग्राफिक्स के जरिए समझिए कि यात्रा क्या है। प्रधानमंत्री मोदी 21 जून से 24 जून तक अमेरिका की राजकीय यात्रा पर हैं। प्रधानमंत्री की यह यात्रा बेहद खास है। अमेरिका की राजकीय यात्रा की प्रतिष्ठा सबसे ज्यादा है। इस राजकीय यात्रा के दौरान राष्ट्रपति बाइडेन खुद अतिथि की अगवानी करेंगे, यानी कि पीएम नरेंद्र मोदी की अगवानी करेंगे। अमेरिका की राजकीय यात्रा का सम्मान बेहद करीबी दोस्तों और सहयोगियों को ही दिया जाता है। इस राजकीय यात्रा के लिए व्हाइट हाउस 6 महीने पहले से ही तैयारी में जुटा हुआ है। यह राजकीय आगमन समारोह आमतौर पर व्हाइट हाउस के दक्षिण लॉन में होता है। इस दौरान राष्ट्रपति और अतिथि राष्ट्राध्यक्ष संवाद भी करते हैं। दोनों एक दूसरे के देशों के राष्ट्रगान भी सुनेंगे, अपने सैनिकों का जायजा लेंगे और फिर बातचीत के लिए व्हाइट हाउस जाएंगे। इसके बाद डिनर का आयोजन किया जाएगा। तो ये पूरे कार्यक्रम को लेकर रूपरेखा है। ये कितना महत्वपूर्ण है ये हमने आपको बताने की कोशिश की, लेकिन भारत और अमेरिका के रिश्ते मजबूत हो रहे हैं। वो तस्वीर इस बात की गवाही होंगी जब पीएम नरेंद्र मोदी अमेरिका के राजकीय दौरे पर होंगे। अब 1 मिनट में देखिए देश की कुछ चुनिंदा खबरें। महाराष्ट्र के धुले शहर में बीच चौक पर बने टीपू सुल्तान के अवैध स्मारक पर चला बुलडोजर। स्थानीय हिंदू संगठनों और बीजेपी युवा मोर्चा के पदाधिकारियों की शिकायत पर स्मारक गिराया गया। एआईएमआईएम के स्थानीय विधायक फारूक अनवर शाह ने टीपू सुल्तान की अवैध स्मारक बनवाई थी। स्मारक को शहर की वडजाई सड़क के चौराहे पर बनाया गया। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन ऑल आउट के तहत किश्तवाड़ पुलिस ने एसओजी के साथ मिलकर हिजबुल कमांडरों के ठिकानों और घरों पर छापेमारी की। किश्तवाड़ एसएसपी ने बताया कि छापेमारी में कई सबूत मिले, जिसकी जांच की जा रही है। छत्तीसगढ़ में बीजापुर में सीआरपीएफ ने 3 किलो आईडी को डिफ्यूज किया। भारी मात्रा में आईडी बासागुड़ा इलाके में जवानों को नुकसान पहुंचाने के इरादे से प्लांट किया गया था। आईडी को डिफ्यूज किया गया। उस दौरान सीआरपीएफ की 168वीं बटालियन के जवान एरिया डोमिनेशन पर निकले हुए थे। जवानों की होशियारी से एक बड़ा हादसा टल गया। मध्य प्रदेश के भिंड में एक शादी समारोह में खुशियां मातम में बदल गई। मेहमानों के लिए खाना बनाते समय गैस सिलेंडर में अचानक ब्लास्ट हो गया। यह घटना भिंड जिले के कचनाव कला गांव की है, जहां दर्दनाक हादसे में 3 बच्चों की मौत हो गई, जबकि 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें ग्वालियर रेफर कर दिया गया है। और अगली ब्रेकिंग राजस्थान से। आज राजस्थान की सियासत में बड़ा ऐलान होने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। नई रणनीति का ऐलान कर सकते हैं सचिन पायलट। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ये बड़ा अपडेट, कांग्रेस से राह जुदा कर सकते हैं पायलट, जो कि सूत्र बता रहे कई दिनों से तलखी, और उसके बाद आज हो सकता है ऐलान हो जाए। दौसा में आज सचिन पायलट के बड़े कार्यक्रम होने, और इन बड़े कार्यक्रमों पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। कांग्रेस ने पायलट के नई पार्टी बनाने की बात को नकारा है। पायलट कांग्रेस में रहेंगे, बाकी सब अफवाहें हैं। कांग्रेस अपनी ओर से ये बातें कह रही है। तो कांग्रेस की बातों में दम है या फिर सचिन पायलट को लेकर जो सूत्र बता रहे हैं उन बातों में दम है, ये सवाल बड़ा है। इसीलिए सचिन पायलट की इस आज की रणनीति पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। कई लोग तो इस बात पर भी जोर देते हैं कि सचिन पायलट अलग से पार्टी बनाने का भी ऐलान कर सकते हैं। इधर अगली खबर विपक्षी एकजुटता से जुड़ी हुई। विपक्ष किस नेता के नीचे एकजुट होगा, इसी पर सिर्फ टबल है। अब केजरीवाल को इस दिशा में बड़ा झटका लगा है। जहां अरविंद केजरीवाल की विपक्षी एकजुटता को बड़ा झटका लगा, उमर अब्दुल्ला ने केजरीवाल को झटका दिया। उन्होंने सवाल पूछा कि जब 370 धारा हटाई गई थी तब अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कहां गायब थे। आज दिल्ली में रैली कर ताकत दिखाने वाले अरविंद केजरीवाल लोकतंत्र बचाने के लिए महारैली है। आम आदमी पार्टी की रैली को बीजेपी ने खास आदमी पार्टी की रैली करार दिया। खबर महाराष्ट्र के नांदेड़ से, जहां शनिवार की रैली में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने शिवसेना गुट यूबीटी के मुखिया उद्धव ठाकरे को घेरा और फिर बीजेपी को धोखा देने को लेकर और छद्म हिंदुत्व का आरोप लगाया। इधर अमित शाह ने रैली में उद्धव से पूछा
उद्धव यूनिफॉर्म सिविल कोड पर चुप क्यों हैं? यह गृह मंत्री अमित शाह का सवाल था। उन्होंने आगे कहा, मुस्लिम आरक्षण पर पक्ष उद्धव ठाकरे साफ करें, धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं हो सकता। गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी इस रैली में इस बात को साफ कर दिया। मैं उद्धव जी को पूछना चाहता हूं, भाजपा की कई सरकारें कॉमन सिविल कोड लाने की बात कर रही है। आप अपनी नीति स्पष्ट करो कि आप कॉमन सिविल कोड चाहते हो या नहीं चाहते हो। मैं उद्धव जी को पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम आरक्षण नहीं होना चाहिए, ये हमारी मान्यता है। मुस्लिम आरक्षण संविधान सहमत नहीं है, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रैली में यह भी कहा कि उद्धव ठाकरे ने शिव सैनिकों को धोखा दिया और सत्ता के लिए कांग्रेस की गोद में जा बैठे। साथ ही वीर सावरकर को इतिहास की किताबों से हटाना चाहते हैं, यह आरोप भी गृह मंत्री अमित शाह की ओर से लगाया गया। और आगे बढ़ते हैं, जल्द आने वाले चक्रवाती तूफान की बात करते हैं। अगले 12 घंटे कैसे भारी हैं, पूरी खबर देखिए अगले 30 सेकंड में। समंदर की लहरों की दहाड़, जैसे लहरें आसमान छूने को उतारू हो। यह बिपरजॉय चक्रवात की हलचल है। हवा के रुख से इसका खतरा बढ़ता जा रहा है। खामोश समंदर पर तेज लहरें इस बात का सबूत दे रही हैं कि अगले कुछ घंटों में बहुत कुछ बदलने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 12 घंटे चक्रवाती तूफान में बदलने की संभावना है। बिपरजॉय चक्रवात का पोरबंदर तट से 200 से 300 किलोमीटर की दूरी से गुजरने का अनुमान है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम को अलर्ट कर दिया गया है। बात अगली अहम खबर की। पहलवान बनाम बृजभूषण शरण सिंह विवाद में हरियाणा के सोनीपत से अहम खबर। खाप किसान और महिला संगठनों के साथ बैठक में प्रदर्शनकारी पहलवानों का बड़ा आरोप सामने आया। बृजभूषण शरण सिंह पर पहलवानों का बड़ा आरोप, पीड़ितों पर बयान बदलने का दबाव बना रहे बृजभूषण शरण सिंह। नाबालिग के पिता ने दबाव में बयान बदला। बजरंग पूनिया ये बात कह रहे हैं 15 जून तक कार्रवाई नहीं हुई तो बजरंग पूनिया ने साफ कर दिया कि आंदोलन फिर होगा। बृजभूषण के घर पीड़िता को क्यों लेकर गई पुलिस, बजरंग पूनिया ने यह सवाल पूछा। बृजभूषण वहां मौजूद थे तो पीड़िता को क्यों भेजा गया, ये बजरंग पूनिया के सवाल है। ओलंपिक विजेता साक्षी मलिक ने भी दावा किया कि धारा 161 और 164 के तहत दर्ज पीड़ितों के बयान को बदला गया है। ऐसे में इन आरोपों पर किस तरह से आगे जांच टीम कार्रवाई करती है, ये देखने वाली बात है। और इन मामलों में पहलवानों का रुख तो एक बात है कि कम से कम साफ हो चुका है कि वो 15 तारीख तक का इंतजार करेंगे, उसके बाद आंदोलन तेज होगा। इधर पहलवानों का ये बड़ा आरोप ऐसे वक्त में सामने आ रहा है जब बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह गोंडा में शक्ति प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं। आज गोंडा में उनकी एक बड़ी रैली है, या यूं कहिए कि एक बड़ी जनसभा है। रघुराज शरण सिंह कॉलेज में आज सुबह 11 बजे होने वाली ये रैली मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में रखी गई है, जहां 9 साल के सरकार के कामकाज को लेकर बृजभूषण शरण सिंह तमाम बातें रैली में करते हुए नजर आएंगे। वहां की तस्वीरें कैसी रहेंगी देखने वाली बात है। और अपने ऊपर लगे आरोपों पर कैसे बोलते हैं बृजभूषण शरण सिंह, ये भी बड़ा सवाल है। इन सबके बीच में खबर राजधानी दिल्ली से, जहां जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में देर रात प्रदर्शन हुआ। जेएनयू के प्रबंधन के फरमान का विरोध किया गया। कैंपस के ढाबे रात भर खोलने की मांग, ये छात्रों की मांग। बड़ी संख्या में छात्रों ने प्रदर्शन किया। रात 11 बजे ढाबे बंद करने का प्रबंधन का फैसला है। रात भर ढाबे खुलने से माहौल असुरक्षित नहीं होगा, ये छात्र दावा कर रहे हैं। पिछले हफ्ते जेएनयू में एक छात्र पर हमले की खबर सामने आई थी, जिसके बाद प्रबंधन ने रात 11 बजे ढाबे बंद करने की बात कही थी। यानी कि फैसला जो है वो इन छात्रों के लिए लिया गया ताकि इनकी सुरक्षा बनी रहे। लेकिन छात्र कह रहे हैं सुरक्षा में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, आप पूरी तरह से ढाबों को खोलने दीजिए, छात्र जो है वो सुरक्षित है। बहरहाल बात मध्य प्रदेश की करते हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव करीब है। शिवराज सरकार के लिए ये खबर मुश्किल खड़ी कर सकती है। खबर क्या है अगले 30 सेकंड में जानिए। खाने के टेबल पर जमकर मारपीट, हाथ में जो आया उसे फेंक कर मार डाला। सीसीटीवी में कैद ये वीडियो इंदौर का है, जब बीजेपी युवा मोर्चा शहर अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष के कार्यकर्ताओं के साथ उन्हीं की पार्टी के प्रदेश मंत्री और कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। बातचीत के दौरान एक टिप्पणी के बाद बात इतनी बिगड़ गई कि दोनों तरफ से मारपीट शुरू हो गई। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव करीब है, ऐसे में सीएम शिवराज सिंह चौहान के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अगली खबर गुजरात से, जहां एटीएस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। आतंक का खतरनाक मॉड्यूल यहां से पकड़ा गया। अब आपको बड़ी खबर बताते हैं। गुजरात में एटीएस ने 5 संदिग्ध आतंकियों को पकड़ा है। पकड़े गए संदिग्धों में एक महिला भी शामिल है। पोरबंदर से 3 तो सूरत से एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया। आतंकी मॉड्यूल से जुड़े होने की बात थी। आईएसआईएस के खुरासान से जुड़े हुए ये 5 आरोपी बताए जा रहे हैं, जिनकी गिरफ्तारी के बाद कहा जा रहा है कि कई सारी चीजें साफ हो सकती है। पानी के रास्ते देश छोड़ के जाने की फिराक में थे ये, और उससे पहले एटीएस की टीम इन तक पहुंच गई है।
और अब इनसे तमाम पूछताछ की जाएगी कि आखिर इनका जुड़ाव किस संगठन से था, इनकी मंशा क्या थी गुजरात में रुकने की, क्या ये किसी प्लानिंग को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। इन तमाम बातों को लेकर अब सवाल जवाब जो है वो किए जाएंगे और जिसकी उम्मीद है कि जल्दी पूरा मॉड्यूल जो है वो खुलकर सामने आ जाएगा। खबर उत्तर प्रदेश से आपको बताते हैं। प्रयागराज में दिल दहलाने वाली वारदात सामने आई। प्रेमी ने प्रेमिका के साथ कुछ ऐसा किया कि प्रेम पर से ही विश्वास उठ गया। खबर प्रयागराज से। प्रेमी ने प्रेमिका की हत्या कर हत्या के बाद शव को सेप्टिक टैंक में छुपा दिया। 24 मई को प्रेमिका राजकेसर की हत्या कर दी थी। आरोपी प्रेमी आशीष ने अपना जुर्म कबूल कर लिया, पुलिस ये बता रही है। पुलिस ने डेड बॉडी बरामद की, फॉरेंसिक जांच अभी जारी है। प्रेमी की शादी तय हो गई थी और राजकेसर आशीष पर शादी का दबाव बना रही थी। हत्या इसी के चलते कर दी गई है। हालांकि अब इस मामले में खुद अपने गुनाह को कबूल कर चुका है आरोपी और उसके खिलाफ आगे की कार्रवाइयां जो है वो की जा रही हैं। अगली खबर मध्य प्रदेश के ग्वालियर से, जो आपके लिए बहुत जरूरी है देखना। यह खबर आपके लिए अलर्ट करने वाली है। 30 सेकंड में देखिए पूरी खबर। इस सीसीटीवी वीडियो को गौर से देखिए। 3 लड़के एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। एक लड़का स्कूटर के सहारे खड़ा है तो बाकी 2 लड़के सामने खड़े होकर किसी बात पर चर्चा कर रहे हैं। तभी एक शख्स की एंट्री होती है। वो लड़के के पीछे खड़ा होता है और अचानक उसका गला रेत डालता है। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गया। इस हमले में लड़का जख्मी है और अस्पताल में उसे इलाज के लिए भर्ती करवा दिया गया है। ग्वालियर पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। ये घटनाएं बताती हैं कि आपको सतर्क कैसे रहने की जरूरत है और आप सतर्क नहीं रहेंगे तो आपके साथ क्या हो सकता है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और क्राइम जगत की कुछ और खबरें आपको दिखाते हैं फटाफट अंदाज में। मध्य प्रदेश के विदिशा में शराब ठेकेदार और अवैध शराब बेचने वालों के बीच विवाद हो गया। शराब ठेकेदार ने लोगों ने एक युवक को रस्सी से बांधकर जीप से घसीटा। युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। पीड़ित युवक के परिजनों ने एफआईआर दर्ज करवा दी है, जहां मामले की जांच कर रही है पुलिस। उत्तर प्रदेश के वृंदावन के प्रसिद्ध राधा वल्लभ मंदिर के पास बदमाशों ने फायरिंग कर दी। वीडियो में मंदिर के पास की एक मिठाई की दुकान पर गोलियां बरसाते दिखे 3 नकाबपोश। देर रात दुकान में घुसकर लूट की फिराक में यह फायरिंग की गई। दुकानदार के शोर मचाती बदमाश रफू चक्कर हो गए। लखनऊ में फिर बिजली चोरी पकड़ी गई है। उपभोक्ता केबल छत से मीटर बाईपास कर चोरी करते पकड़े गए। बीकेटी इलाके में एसडीओ ने की रेड। शहर में अब तक 20 जगहों से बिजली चोरी का खुलासा हो चुका है। पंजाब के लुधियाना से करोड़ों रुपए की लूट का मामला सामने आया। एटीएम कैश वैन जिस बिल्डिंग में खड़ी की जाती है उस इमारत में ही लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। बदमाशों ने बिल्डिंग में घुसकर बंदूक की नोक पर 7 करोड़ रुपए लूट लिए। फिलहाल फरार चोरों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। और अगली अहम खबर आपको दिखाते हैं जापान के टोक्यो से। अगली अहम खबर, जहां 2 यात्री विमानियों की टक्कर हो गई। हेनेडा एयरपोर्ट पर 2 विमान टकरा गए, जहां पर 400 यात्री, दोनों विमानों को मिलाकर कुल 400 यात्री थे, जिनकी जान सांसत में अटक गई। आपको बता दें घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, जो कि सबसे राहत की बात है। हालांकि यह भी बड़ा आश्चर्य का सवाल है कि 2 यात्री विमान जो है वो टकरा जाते हैं लेकिन कोई कैजुअलिटी नहीं होती है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, उन दोनों यात्री विमानों की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर ये घटनाक्रम जो था वो सामने आया। फिलहाल अधिकारी इस मामले की जांच कर रहे हैं। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं दोनों विमान कौन कौन से थे और टक्कर हुई कैसे। दरअसल एक ही रनवे पर दोनों यात्री विमान थे। जापानी मीडिया के मुताबिक एक थाई एयरवेज इंटरनेशनल का विमान था जो कि बैंकॉक जा रहा था, तो दूसरा विमान ईवा एयरवेज का था। दोनों विमानों में 400 से ज्यादा यात्री सवार थे। अचानक रनवे पर दोनों विमानों ने चलना शुरू कर दिया और फिर थोड़ी ही देर में आमने सामने आ गए। हालांकि थोड़ी देर में दोनों विमानों के पायलट अलर्ट हो गए और बड़ा हादसा होते होते टल गया। दोनों विमानों के टक्कर में एक विमान का पंखा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, लेकिन यात्रियों की जान बच गई, जो कि सबसे राहत की बात है और गनीमत भी है। इधर एयरपोर्ट विभाग अब इस बात की जांच कर रहा है कि आखिर किसकी गलती से हुआ। क्या कोई ह्यूमैनिटिकल मिस्टेक है या फिर किसी तरह से कोई टेक्निकल मिस्टेक है जिसके चलते यह हादसा सामने आया। इधर राजधानी दिल्ली से खबर, यहां देर रात एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच गई। एयरपोर्ट पर अलर्ट घोषित करना पड़ा। इंडिगो एयरलाइन फ्लाइट की दिल्ली में इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। दिल्ली से चेन्नई की फ्लाइट वापस दिल्ली लौट आई। एक इंजन फेल होने के बाद वापस दिल्ली लौटना पड़ा। करीब 1 घंटे तक कई यात्रियों की जान जो थी वो हवा में अटकी रही। फ्लाइट में 230 यात्री सवार थे। सबसे राहत की बात, यहां पर सारे यात्री जो है वो सुरक्षित है। इंडिगो एयरलाइंस जल्दी इस मामले को बड़े अधिकारियों को सौंपकर इसकी जांच करवाएगा। बालासोर हादसे से जुड़ी एक अहम खबर आपको बता दें। रिटायर्ड जजों और अफसरों ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है। बालासोर हादसे के पीछे साजिश की आशंका जाहिर की गई है। चिट्ठी में बालासोर रेलवे ट्रैक से छेड़छाड़ की आशंका है। ट्रैक के आसपास अवैध कब्जों को हटाने की मांग की गई है। जांच लगातार हादसे की जा रही है, लेकिन साजिश को लेकर जो एंगल शुरू में भी निकाला गया था उस पर अब बल मिलता हुआ नजर आ रहा है। जो रिटायर्ड जजों और ऑफिसर्स हैं उन्होंने इस बात को कहा है कि ट्रैक से छेड़छाड़ हो सकती है और इसी के चलते
हो सकता है कि इतना बड़ा हादसा जो है वो सामने आया हो। उत्तर प्रदेश में बदमाशों के हौसले बुलंद है। हाथरस से आया एक वीडियो आपको दहला देगा। 30 सेकंड में आपको पूरी खबर दिखाते हैं। पहले जमकर पीटा, फिर घसीटा, बाइक को मारी टक्कर, बाइक चढ़ाने की कोशिश की। मारपीट और अभद्रता का यह वीडियो उत्तर प्रदेश के हाथरस का है। जिसने भी इस वीडियो को देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए। 4 लड़कों ने एक शख्स की जमकर पिटाई कर दी और बुरी तरह से जख्मी कर दिया। यह वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। यह वीडियो 25 मई का बताया जा रहा है। वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस के कान खड़े हो गए। अब पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। और अगले 1 मिनट में देखिए उत्तर प्रदेश की कुछ बड़ी खबरें। उत्तर प्रदेश के देवरिया के गौरी बाजार चौराहे पर सड़क के किनारे रखे प्लास्टिक के पाइप में अचानक आग लग गई। इससे हड़कंप मच गया। आग इतनी भीषण थी कि स्थानीय लोगों की कड़ी मशक्कत के बावजूद इस पर काबू नहीं पाया जा सका। आखिरकार फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक कोच पर 12 साल की नाबालिग लड़की से रेप का आरोप है। पीड़िता के पिता का आरोप है कि कोच ने एकेडमी के सभी बच्चों की छुट्टी करने के बाद बच्ची को एक्स्ट्रा ट्रेनिंग के लिए रोका था और उसके बाद उसके साथ रेप किया। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से एक वीडियो वायरल हो रहा है, जहां वीडियो में अपने हिंदू दोस्त के साथ बाइक पर जा रही मुस्लिम लड़की से एक युवक ने उल्टे सीधे सवाल पूछना शुरू कर दिए। कहा कि तुम मुस्लिम हो, तुम्हें हिंदू से दोस्ती नहीं करनी चाहिए। नाइजीरिया सरकार ने मर्चेंट नेवी के 16 भारतीय क्रू मेंबर्स को 10 महीने के बाद रिहा कर दिया। उत्तर प्रदेश के कानपुर के रोशन अरोड़ा लगभग 1 साल बाद अपने घर पहुंचे तो मां गले लगाकर रोने लगी। और फ्रेश एंड फास्ट में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।